गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 9। चलो अब हम लोग रिवीजन करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच, फ्रांस सिटीजन्स, फ्रांस में जो रहने वाले सिटीजन होते हैं उनको फ्रेंच बोलते हैं। एंड रिवॉल्यूशंस व्हेन यू चेंज द सिस्टम, यू डोंट लाइक द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यू वांट टू चेंज। जब आपको लगता है कि सिस्टम बहुत रोटीन हो गया है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एंड आप चाहते हो वो चेंज हो, और इसके लिए जो आप एक्शन लेते हो टुगेदर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व टू टेक पार्ट टू चेंज द सिस्टम, दैट इज़ अ रिवॉल्यूशन। फ्रांस में भी ये रिवॉल्यूशन हुआ, और ये रिवॉल्यूशन ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसे हम वर्ल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने तो पूरा वर्ल्ड का सिस्टम चेंज कर दिया। वो सिस्टम था मोनार्की एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी। जी हाँ, डेमोक्रेसी जो आज एग्जिस्टेड है 200 कंट्रीज से ज़्यादा, देख सकते हो, जिसका फर्स्ट जो बोलते हैं ना नींव, ऐसे तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी हुआ था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उतना नहीं पड़ा दूसरे कंट्री पे जितना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ। और फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बहुत सारे रीजंस थे। नॉट ओनली फ्रांस, सारे यूरोप एंड पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम था कि पावर इन ओनली इन वन हैंड। तो हमारे बहुत से फिलोसफर जो थे, एडुकेटेड पीपल, दे वांटेड कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जहाँ 1774 में लुई 16 किंग बने, उसके बाद 14 जुलाई 1789 एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ, जब पूरे सिटीजन ने मिलकर रिवोल्ट किया एग्जिस्टेंस सिस्टम, दैट इज अ मोनार्की। क्योंकि वो चाहते थे मोनार्क तो हो, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे रिवोल्ट के, वो एक दिन की बात नहीं थी। सबसे पहले हम आते हैं कि क्या रीजन थे। सोसाइटी में आते हैं। यूरोप में और फ्रांस में सभी जगह सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी, जो चर्च वगैरह में काम किया करते थे, दोज हु वर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च, दे वर नोन एज क्लर्जी, वो फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते थे। सेकेंड नॉवेल्स थे, मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे जो कोर्ट में काम करते थे। तो ये किंग, नॉवेल्स, ऑफिसर्स, ये सेकेंड स्टेट कहलाते थे। एंड थर्ड स्टेट ऑब्वियस कॉमन पीपल, जिसमें कि बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, टीचर्स, विमेन, लेबर, लैंडर्स लेबर, पीजेंट, सभी आते थे। फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड स्टेट पॉपुलेशन जो था वो 10% बिलोंग करता था पूरे फ्रांस में, बट 90% पॉपुलेशन जो था वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करता था। एंड थर्ड स्टेट वॉज सफरर। 90% पॉपुलेशन होने के बाद भी वो सफरर थे। नॉट ओनली दिस, 60% लैंड जो था उसके ऑनर भी, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब मोनार्क जो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाने लगा। अब नाउ ही एंड सी हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसकी जो विलिंग और विशेष के अकॉर्डिंग जो वर्क करता था वो नहीं करेगा। ठीक है, ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें हो रही थी, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जैकोबिन क्लब, जिसमें कि थर्ड स्टेट्स के सारे मेंबर्स होते थे। जैकोबिन क्लब में वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। दे ऑलवेज डिस्कस कि ये जो डॉटिंग सिस्टम है, ये चीज़ें जो हो रही हैं, दैट इज़ रॉन्ग, हमें इन सब चीज़ों को सही करना होगा। और इन सब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और 1792 में पूरी तरह से रॉबेस्पियर के हाथ में पावर आ जाता है।
after the education of the king. But रॉबेस्पियर के हाथ में पावर आते ही he never wanted कि no one can criticize, कोई नहीं कर सकता, और इसके लिए उसने क्या किया, those who criticize रॉबेस्पियर they guillotined. अब ये गुलेटाइन क्या था, डेट वॉज द टू पोस्ट डिवाइस होते थे जिसमें कि जो भी क्रिटिसाइज किया या गिल्टी पाया गया रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग उसे बीहेडेड कर दिया जाता था. इसका इन्वेशन डॉक्टर गुलेटाइन ने किया था. तो इस तरह से चीज़ें होने लगी. इसलिए 1793 to 94 के ईयर को पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर. एंड इस तरह का टेरर उसने पैदा कर दिया था कि इफ़ कहीं भी उसके सीक्रेट पुलिस या उसके जो भी सीक्रेट आर्मी होते थे वो अगर कहीं से उनको पता चलता था कि इसने क्रिटिसाइज किया, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव तो उसकी, तो हु वर द कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वो होते हैं दोज हु हैव अ फेथ on an old institute, old custom, old tradition. They don't want to change. They want to change slowly. वो धीरे धीरे चाहते, पूरे सिस्टम में बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे. तो ये कंजर्वेटिव ये इस चेंज को टॉलरेट नहीं कर पाए एंड दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज रॉबेस्पियर. और इस तरह से उसने रॉबेस्पियर को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया. और रॉबेस्पियर को जब ये पता चलता था तो वो उनको गुलिटाइन करता था. लेटर ऑन रॉबेस्पियर को भी गुलिटाइन किया गया क्योंकि उसने बहुत से इनोसेंट पीपल को गुलिटाइन किया था. तो ये थी फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये सोशल सिस्टम था, सोशल कॉज था ना, इकोनॉमिक कॉज थे. कि एक टाइम था कि वहाँ पे 18th सेंचुरी में जहाँ पे उस पॉपुलेशन जो था 17th सेंचुरी तक 23 मिलियन था वो जाके 28 मिलियन हो गया. एंड फूड सप्लाई जो था उसके अकॉर्डिंग उतने प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, फूड सप्लाई नहीं हो रहे थे. सो पीपल्स की जो लाइफ थी वो इंडेंजर हो गई विदाउट फूड. तो ये जो एक्सट्रीम सिचुएशन बना तो ये क्या कहलाया, सबसिस्टेंस क्राइसिस. तो लाइफ उनकी इतनी एक्सट्रीमली डेंजर हो गई विदाउट फूड कि लोग क्या करने लगे, दे स्टार्टेड टू राइट्स. वो राइट्स करने लगे, लूटपाट करने लगे शॉप में जहाँ मिलता था, क्योंकि प्राइसेस भी क्या हो गए थे, डबल हो गए थे. तो दे कुड नॉट एफोर्ड, वो नहीं कर सकते थे. तो उनके पास क्या ऑप्शन था, चोरी करना, तोड़फोड़ करना. ठीक है. तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस जो इकोनॉमिक कॉज भी एक तरह का बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का. थर्ड आते हैं अवेकनिंग ऑफ द फिलोसफर्स, जिसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के होते थे, 300 अगेन द सेकेंड स्टेट्स के होते थे एंड 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के होते थे. अगेन द डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट स्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव थे बट वोट वैल्यू 1 था. सेकेंड स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके भी वोट वैल्यू 1 थे. बट थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी उनकी वैल्यू भी 1 ही थी. तो ये तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था क्योंकि ये तो 2-1 का रेशियो हो जाता था. तो किसी भी मुद्दे पे फर्स्ट या सेकेंड स्टेट मिल जाते थे. तो इनके जो 40,000 ग्रीवेंसेस थे न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए किंग ने जब बुलाया तो उसको नेगलेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, उनकी कोई बातें नहीं मानी और न्यू टैक्स इम्पोज कर दिया. टैक्स भी उस समय ऑलरेडी 2 थे, टेथ एंड टेल. टेथ जो कि डायरेक्ट चर्च को देते थे 10%, 110 होता था, एंड टेल जो होता था वो सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट को देते थे, लाइक शुगर एंड टोबैको. उसके बाद ये न्यू टैक्स उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था थर्ड स्टेट्स पीपल के लिए. तो ये लोग बाहर निकले. एक तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, women not allowed to enter in the state general, and third state representative they stand behind all the first and second state representative. वो दोनों बैठे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे और ये उनके पीछे खड़े होते थे. तो इस तरह से इनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था, इस तरह का बिहेवियर किया जाता था थर्ड स्टेट पीपल के साथ. तो क्या था, ये बाहर निकल गए एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली कि अब हम फ्रांस का तस्वीर या डेस्टिनी हम बनाएंगे. सो उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसके बाद
रूसो, रॉक, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, ये ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन को हम बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। पावर शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इन वन हैंड, एक हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूसो ने भी अपनी बुक में बोली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी बोला गया कि ये जो चीज़ें थी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम रूलर को पावर दे रहे हैं, कुछ लोगों को पावर दे रहे हैं कि रूल ओवर अस, ना कि वो बाय बर्थ उन्हें ये पावर मिला हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो जो उनके माइंड में था कि नहीं, हमारी ये डेस्टिनी है कि हम पुअर हैं, वी आर पुअर, तो ये सारी चीज़ें उनकी जो थी वो दूर हुई। सेकेंड, जो एजुकेटेड पीपल थे एंड जो मर्चेंट्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन थे, दे वेंट आउटसाइड ऑफ द फ्रांस, जब वहाँ बाहर गए एंड दे अर्न मनी, जब उनको बहुत पैसा मिला, दे केम बैक देयर एंड दे लीड अ लग्जरियस लाइफ। तो दे सेट द एग्जाम्पल इन द सोसाइटी कि देखो बाय बर्थ ही आप ऐसा नहीं होता कि यू कैन लीड अ लग्जरियस लाइफ। ठीक है, अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, आप एडुकेटेड हो, तो यू कैन अर्न मनी एंड कैन लीड अ लग्जरियस लाइफ। तो इस तरह से इमर्जेंस हुआ मिडिल क्लास का। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न था फ्रांस में रिवॉल्यूशन का।